हाय मित्रों, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथजीएस। आज मैं चर्चा करने वाला हूं स्वतंत्रता का अधिकार, जो मौलिक अधिकार हम आपको पढ़ा चुके हैं। मौलिक अधिकार के बारे में बताए हैं। मौलिक अधिकार में आपको अनुच्छेद 14 से 18 तक बता चुके हैं। समता का अधिकार जो है उसके लिए मैं वीडियो आपको पहले से ही प्रोवाइड करवा चुका हूं और बहुत सारे लोग उसमें प्यार दिए हैं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू करता हूं। और आज होली का महापर्व है उसका, तो आज देख रहे होंगे हमारी वेशभूषा भी थोड़ी सी ढंग से कलर वलर छूटा नहीं अभी। तो ये है, इस होली के महापर्व पावन पर्व पर आप सभी इस कह सकते हैं कि रस, आनंद और रंग तमाम चीजों से सराबोर होते हुए आप उस तमाम अनुभूतियों का आनंद का अनुभूति कर रहे हैं, जिसको आप कई दिनों से इसके लिए क्या कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि होली का त्योहार आएगा। इसमें क्या होता है, हमारे सब स्वजन दूर दूर से अपने घर आते हैं और मिलते हैं एक दूसरे से। हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, होली खेलते हैं। तो उन सब में देखिए अपने एक बीच का जो आनंद होता है वह प्रस्फुटित होता है और आनंद बाहर आकर के वह क्या होता है, एक रस रूप में पठित हो जाता है। तो देखिए मित्रों, इसलिए मैं आप सभी के होली का पहला दिन अभी आज गुजरा है, तो इसलिए बहुत बहुत जिनका बहुत अच्छे से गुजरा है उनको बहुत बहुत कह सकते हैं कि बधाई। और ये आशा करता हूं और कामना भी करता हूं कि आपका कल का भी दिन बहुत अच्छे से बीते और आपका पूरा जीवन भी बहुत अच्छे से बीते। अब मैं चर्चा करने वाला हूं कि मौलिक अधिकार का जो दूसरा पार्ट, दूसरा मूल अधिकार है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार? स्वतंत्रता का। आपको देखते हैं, हम लिखते हैं मौलिक अधिकार। आप देख रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार में हम समता का अधिकार तो पढ़ चुके, समता का अधिकार जो है वह तो हम पढ़ चुके, लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है, स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता का अधिकार हमें पढ़ना है। ये 14 से 18 तक था, ये कहां से रहेगा, 19 से 22 तक। अनुच्छेद है, ये क्या है आपके अनुच्छेद है। तो देखिए मित्रों, क्या है कि यहां पर हम ये पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता, हमें किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमें देखा जाए, अब 19 आर्टिकल क्या कर रहा है, 19 कह रहा है। तो आर्टिकल 19 के तहत अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार के, कितने प्रकार के, 7 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई थी। कितने प्रकार की मित्रों, 7 प्रकार की स्वतंत्रता। पहली स्वतंत्रता तो हमें किसकी स्वतंत्रता थी, अब इसमें देखिए 19 अनुच्छेद 19 जो है, अनुच्छेद 19 में हम देखें अगर चाहें तो ए बी सी डी कर सकते हैं। ए मतलब बोलने का अधिकार, हमें क्या होना चाहिए, बोलने का अधिकार। हमें किसके लिए मिल रहा है अधिकार, बोलने का। उसके बाद हमारा दूसरा क्या होना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से। अब जब हम बोल रहे हैं तो बोलने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए मित्रों, इसको हम कैसे इसको याद कर सकते हैं, रट नहीं सकते, याद कर सकते हैं कि अगर हमें पहले तो स्वतंत्रता किस बात की मिल रही है कि हम बोलना चाहें, बोल सकें। जब हम बोल ही नहीं पाएंगे तो स्वतंत्रता है ही नहीं, उस स्वतंत्रता को कोई मतलब नहीं। आपको स्वतंत्रता दी जाए कि आप खूब खाइए, खूब पीजिए और रहिए घर में, लेकिन आप बोल नहीं सकते। हम कितना अत्याचार, अनाचार, दुराचार करें लेकिन बोले नहीं, तो आप स्वतंत्र कहां हैं। आपके मन में कोई विचार आएगा तो आप बोलेंगे, तभी तो आप उसको स्पष्ट कर पाएंगे कि हम आपके पक्ष में हैं, आपके विपक्ष में। लेकिन अगर आपको बोलने का अधिकार न रहे तो आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो पहला अधिकार हमें क्या मिलता है, बोलने का अधिकार, जिसको हम क्या कह सकते हैं, बोलने के साथ साथ इसी को हम बोलते हैं अभिव्यक्ति। बोलना या अभिव्यक्ति, बोलने का अधिकार या फिर हम कह सकते हैं अभिव्यक्ति का अधिकार। बोलने का अधिकार या अभिव्यक्ति का अधिकार। अब देखा जाए मित्रों, तो ये अभिव्यक्ति का अधिकार जो है, इसी में प्रेस का भी अधिकार आता है। प्रेस की स्वतंत्रता किसमें आती है, हम लिख देते हैं, याद रखिएगा आप, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता भी किसके अंतर्गत आती है, पहले नहीं थी,
यह बाद में कहा गया, इसको जोड़ा गया। तो यह प्रेस की जो स्वतंत्रता है 19 में आती है, तो यह बाद का है बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। याद रखिएगा मित्रों, पहले हम बोलेंगे उसके बाद हमारा काम होगा। मतलब अभिव्यक्ति, हमें जैसे मान लीजिए हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार चल रही है, मान लीजिए कुछ काम योगी जी गलत कर रहे हैं, तो हमें यह अधिकार है कि हम बोल सकते हैं कि योगी जी ये गलत कर रहे हैं और हमें कोई सजा फांसी नहीं होगी, क्योंकि योगी जी गलत कर रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं। और अगर ये गलत है तो भाई आप देखिए, किसी पर गलत आक्षेप तो लगा नहीं सकते, इसका स्वतंत्रता नहीं है कि आप किसी को गाली दीजिए, आप किसी को क्या कहिए, जो मन आए वो कहिए, ऐसा नहीं है। आप कह सकते हैं लेकिन सच्चाई कह सकते हैं। आप सच्चाई को चाहे तो किसी भी पटल पे रख सकते हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं, किसी के सम्मुख रख सकते हैं। तो स्वतंत्रता उस चीज की है कि आप सच्चाई रहें, आपके अंदर सच्चाई रहे, आप सही बोल रहे हो, गलत ना बोलें, तब तो सही है। अगर आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे योगी जी बहुत अच्छा कार्य करते जा रहे हैं, जैसे अभी देख रहे हैं कुछ उमेश हत्याकांड हुआ है, उसमें कुछ शूटर मारे जा रहे हैं, जो बदमाश थे उनको मारा जा रहा है, तो उनको मारा जा रहा है तो सही किया जा रहा है ना भाई। अगर किसी व्यक्ति को आप मारे हो तो क्यों मारे हो? अगर वो जा रहा था गवाही देता, जो होता परिणाम देखते, लेकिन आप गवाही देने से अगर उसको रोक रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत है, इसीलिए तो रोक रहे हैं। और अगर आप रोक रहे हैं और आप गलत हैं तो गलत का तो भाई कोई साथ नहीं देगा, इसलिए आपको तो मारा जाना सही है, नितांत सही है। इसलिए उनको क्या किया जा रहा है, शूट आउट किया जा रहा है। और उसके बाद में मान लीजिए कोई राजनीतिक व्यक्ति हो या कोई आदमी हो, वह योगी जी पर आक्षेप लगाए कि योगी जी तो हमारे प्रदेश में जो गुंडा मवाली उनको मरवाए जा रहे हैं, तो भाई वो गुंडा मवाली नहीं कहेंगे, वो कहेंगे हमारे देश के जो सभ्य नागरिक हैं उनको मारा जा रहा है। जबकि उनको कहां मारा जा रहा है, मारा तो उनको जा रहा है जो भैया उमेश पाल को, जो उमेश पाल की हत्या की है उनको ना मारा जा रहा है। तो उनको मारा जाना तो ठीक भी है कि भाई सरे बाजार आप किसी को मार रहे हैं तो आपको तो मारे ही जाएंगे, आप तो मिट्टी में मिलना है, आपका तय है, आज नहीं तो कल, लेकिन मिलना है मिट्टी में। तो देखिए क्या है कि यहां पे बोलने की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता या समझ पा रहे हैं आप लोग कि हमें बोलने और अभिव्यक्ति का आशय क्या है कि हम बोल सकते हैं, सही बातों को किसी के सम्मुख रख सकते हैं, वो चाहे सरकार हो चाहे प्रशासन हो, हमें अधिकार है। जैसे मैं मान लो कि मैं थाने पे गया और थानेदार साहब हमको डांट के खेत देते हैं, हमारा एफआईआर नहीं लॉन्च करते हैं, नहीं लिखने के लिए तैयार होते हैं, तो हम उनकी बात को ले जाकर के 4 लोग के बीच कह सकते हैं। आज तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हमारे पास है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, तमाम चीजें हैं, ट्विटर है, दुनिया भर की चीजें, हम कहीं भी उनकी बातों को हम लिख करके भेज सकते हैं, या टाइप करके या बोल करके उसको भेज सकते हैं, यूट्यूब पे डाल सकते हैं, भैया हम इस जगह गए थे, या दरोगा साहब की पिक भी ले लीजिए, वीडियो बना लीजिए कि भैया हमारे साथ अनाचार दुराचार हो रहा है। कुछ नहीं कर सकते दरोगा साहब, भाई आप सही कर रहे हो, आपके पास अभिव्यक्ति का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, बोल सकते हो, आप क्यों नहीं बोलोगे? अगर आप सही व्यक्ति हो, आपके घर में चोरी हुई और आप एफआईआर लिखाने गए, दरोगा साहब क्यों नहीं लिखेंगे? लिखना पड़ेगा आपको। नहीं, ऐसा नहीं कि आप नहीं लिखेंगे, आप मार के भगा देंगे। भाई आप भगा सकते हैं एक व्यक्ति को, एक किसी गरीब को भगा सकते हैं, एक किसी अमीर को भगा सकते हैं, लेकिन जिस दिन एक समुदाय खड़ा हो जाएगा तो आपके पसीने छूटेंगे, आपकी सरकार के पसीने छूटेंगे, आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए क्या है कि एक में अकेला व्यक्ति भले कुछ न कर पाए, लेकिन समुदाय और संघ बन जाता है तो वो कर लेता है। तो इसलिए क्या है कि हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, हमें अपने अधिकार के लिए बोलना चाहिए। तो जब हम बोलेंगे तो हमें किस प्रकार के अधिकार मिल रहे हैं? स्वतंत्रता और बोलने के अधिकार, अभिव्यक्ति के अधिकार मिल रहे हैं। तो पहला याद रखिएगा 19A का क्या है? प्रेस की आजादी। मतलब वहां हम जो पेपरबाजी करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं मेरे मित्रों? 19A के तहत। और ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप याद करके रखिएगा, गांठ मार के रख लीजिए। प्रेस की आजादी अक्सर पूछता है हर एग्जामों में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, हाई स्कूल इंटर की बात नहीं कर रहा हूं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमेशा पूछता है कि प्रेस की आजादी या बोलने की आजादी या अभिव्यक्ति की आजादी किस आर्टिकल के तहत आता है? तो वहां आपको यह डिफाइन करना होगा, 19A के तहत आता है, न कि 19 के तहत। अगर 19A B C D दिया है तो आपको 19A बताना होगा, 19 से काम नहीं चलेगा। या ऐसा भी दे दिया कि 19, 19A, 19B, 19C ऐसा दे दिया है तो भी आपको 19A ही लगाना है। क्यों लगाना है मित्रों? क्योंकि वहां 19 के बाद ABC भी किया है ना, इसलिए आपको 19A लगाना है। और अगर ऐसा दिया होता 19, 20, 21, 22 तब आप 19 लगाते तो राइट आंसर रहता आपका। आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। और हाँ, एक चीज मैं कह लूं, अक्सर मैं भूल जाता हूं यार,
क्योंकि जब अपनी बात आती है ना तो हम खुद भी भूल जाते हैं। आप लोगों की बातें कहते हैं लेकिन अपनी भूल जाते हैं। आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप भी लाभान्वित हैं। साथ में आपके इष्ट मित्र जो हों उनको भी इस मेरे ज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहिए, वो भी लाभान्वित हो। देखिए मेरा उद्देश्य ही है मित्रों, मैं इस प्लेटफॉर्म पे न तो पॉपुलैरिटी के लिए आया हूं न पैसे के लिए आया हूं। मैं यहां आने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो मेरा जो पढ़ाया हुआ है या मेरी पढ़ाई हुई बातें जो हैं वह हर बच्चे तक पहुंची। जहां जो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है, जो डिमोटिवेटेड है या जो किसी परिस्थितियों के कारण नहीं पढ़ पा रहा है, वो भी पढ़े। हम तो यहां तक कहते हैं, हम जिस कॉलेज में पढ़ाते हैं वहां ये कहते हैं कि जिन बच्चों के पास फीस नहीं है वो ऑफलाइन आए, मेरे पास कोचिंग पढ़े, हम उनसे फीस नहीं लेंगे। मैं मानता हूं अगर 50 बच्चे फीस दे रहे हैं, 10 बच्चे 5 बच्चे नहीं देंगे तो मेरा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमसे ले नहीं रहे, हमें दे रहे हैं। भाई जो बच्चे दे रहे हैं 50 बच्चे तो हमें तो दे रहे हैं ना, और 10 नहीं देंगे तो हमारा क्या ले लिए। भाई जैसे 50 को पढ़ा रहे हैं वैसे तो उनको भी पढ़ाना, एक्स्ट्रा तो हम मेहनत नहीं कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं हमें कष्ट होगा। इसलिए मित्रों मैं हमेशा कहता हूं ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, और जिन मित्रों को ऐसा लगता हो कि नहीं मैं ऐसा ऑनलाइन आ रहा हूं अपने पॉपुलैरिटी के लिए बोलता हूं, तो बहुत सारे मेरे बच्चे हैं, आप जाकर के मेरे कॉलेज में ये चीज सर्च कर लीजिएगा, मैं ऐसा करता हूं या नहीं करता हूं। आज तक मैं किसी बच्चे पे बोझ नहीं बनता हूं या आप किसी बच्चे पे ये नहीं कहता हूं कि मुझे कोचिंग फीस आज ही चाहिए या चाहिए। भैया आपके पास है तो लाके दे दीजिएगा जी, हमें जरूरत है, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है कि आप अपनी आवश्यकताओं को बंद कर दें। अन्य कार्य, किताब खरीदना, कॉपी खरीदना, आपके पास उतने ही पैसे हैं उसको बंद करके मुझे पैसे दो, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास उतने ही पैसे हैं तो आप अपने लिए व्यवस्थाएं करिए, कपड़े खरीदिए, आप अपने लिए बुक खरीदिए, अपना व्यवस्था कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके पेरेंट्स के पास ऐसा है कि वो दे सकते हैं, सक्षम है, तो मुझे दीजिएगा। मेरा यह कहना है मित्रों, चूंकि एक शिक्षक वही असली शिक्षक होता है जो शिक्षा को लौ की भांति आगे बढ़ाता रहे, प्रकाशित करता रहे। पैसे के लिए शिक्षा नहीं है। अगर ज्ञान अर्जित किए हो तो उसका क्या करिए, 10 लोगों में प्रसार कीजिए, प्रचार कीजिए। चूंकि ज्ञान ये सरस्वती भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बड़े, जी बिन खर्चे घट जात। देखिए मित्रों मैं एक ही चीज जानता हूं कि मैं बहुत जानकार हूं, मैं मान लेता हूं कि मैं बहुत जानकार हूं, लेकिन जानकारी क्या है। मान लीजिए मैं कहीं रोड रास्ते से जा रहा हूं और कहीं दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, हमारे सर में चोट लग जाती है, तो हमारा क्या होगा, मस्तिष्क गड़बड़ हो गया तो हमारे सारे ज्ञान धरे के धरे रह जाएंगे। इसलिए ज्ञान पे अहंकार नहीं करना चाहिए और जो है उसको बांटते चलिए। आप दौलत नहीं बांटेंगे, दौलत बांटेंगे तो वो घटेगी, लेकिन ज्ञान बांटेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए मित्रों मेरा ये कहना है और मेरा मानना है, मैं पर्सनली अपना ये विचार रखता हूं कि ज्ञान अगर आपके पास है तो उसको बांटिए और उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको इसकी जरूरत है। ठीक है, मैं आगे चलता हूं, आप लाइक शेयर करते रहिएगा। अगला दूसरा है आपका क्या होना चाहिए, बोलना। तो आप स्पष्ट समझ गए बोलना क्या है, उसकी और अभिव्यक्ति की आजादी क्या है, बोलने की आजादी क्या है, प्रेस की आजादी क्या है, 19 के तहत आता है। अब जब बोल लिए, आप बोल लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, आप समुदाय या एक प्रकार से कह सकते हैं सम्मेलन करेंगे। शांतिपूर्ण ढंग से क्या करेंगे, आप सम्मेलन करेंगे। शांतिपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से, बिना हथियार के, ये भी रहे बिना हथियार के आंदोलन। देखिए ये क्या है, दूसरा है, आपको कहा जा रहा है कि बिना हथियार के, शांतिपूर्ण ढंग से। ऐसा नहीं है कि आप शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं तो आप कट्टा चपैरा 6 फायर वगैरह वगैरह तलवार बंदूक सब लेके वहां बैठे रहें कि भैया शांतिपूर्ण तो अभी ना है, लेकिन जब आपके पास सब मटेरियल उपलब्ध है, गोला बारूद सब उपलब्ध है, और जैसे ही सामने वाला अशांति फैला तो आप भी फैलाना चालू कर देंगे। इसलिए ऐसा कहा गया है कि शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करिए, लेकिन साथ में कह रहे हैं मित्रों, वहां पे आपको कह दिया गया स्पष्ट शब्दों में, हथियार के बिना। देखिए एक चीज मुझे लगता है, मैं जब संविधान की कुछ बातें पढ़ता हूं तो मुझे ये लगता है यार कि हम लोग समझते हैं हम बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो पूर्वज थे जो इस संविधान को बना रहे थे, वो सब समझते थे कि कल आने वाले जो हमारी पीढ़ियां होगी ना, वो बहुत शातिर होंगी।
वो कहीं ना कहीं तोड़ निकाल लेंगी। अगर हम केवल ये लिख देंगे शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करें तो ये तोड़ निकाल लेंगे। भैया हम तो शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे, अब ये अशांति फैलाए सामने वाले, इसलिए मुझे फैलाना पड़ा, इसलिए क्या कह दिया, बिना हथियार के। अब तुम बिना हथियार गए और सामने से 4 आदमी आपको घेर लिए तो क्या करोगे, शांति से ही रहोगे। लेकिन अगर हथियार रहा तो आप शांति को अशांति में बदल दोगे। इसलिए स्पष्ट किया गया कि शांतिपूर्ण ढंग से आपको आंदोलन करना है, लेकिन बिना हथियार के। तो ये रहा क्या है, 19B का आपका है। और 19C जब, अब देखिए आप शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर लिए तो C में क्या करेंगे, देखिए आप समझते चलिए कैसे कैसे याद हो रहा है। 19A में क्या है, बोलने या अभिव्यक्ति की आजादी, प्रेस की आजादी, मतलब लिख पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। जब बोल लिए, आप अपने मन की भड़ास निकाल लिए कि भैया ये नेता बड़ा चुट्टा है, इसके खिलाफ हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ तो करना है, इसकी कुर्सी को गिराना है, चुट्टा है ना, तो इसलिए कुर्सी से इसको भागाना है, अच्छे आदमी को कुर्सी पे बैठाना है। इसलिए क्या करेंगे, हम शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करेंगे। 10 लोगों को क्या करेंगे, इकट्ठा करके आंदोलन करेंगे, भैया आओ आओ मेरे साथ चलो। तो जब 10 लोग आंदोलन करेंगे तो आंदोलन तो हो गया, लेकिन उस आंदोलन के तहत ही हम क्या कहेंगे कि जरूरी नहीं कि हर बार ये लोग आ ही जाएं, इसलिए हम एक संघ बना देंगे। संघ क्या बना देंगे, भारत बचाओ संघ। ये संघ का नाम दे दिए भारत बचाओ संघ, या उत्तर प्रदेश बचाओ संघ, या कह देंगे समाज सेवी संघ, या कह देंगे कि समाज परोपकारी संघ, कोई भी नाम बना लीजिए जो मन हो आपका। कुल मिला के ऐसा भौकाली नाम रखने से क्या होता है कि जो लोग सुनते उनते हैं ना, जैसे पार्टियां वार्टियां देखते हैं, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अरे जनता की पार्टी है वो। तो जब नेताजी लोग लूटते हैं तब समझ में आती है कि जनता का खून ही चूस रहे हैं, जनता के खून ही चूस रहे हैं। ऐसे हम इसलिए कह रहे हैं, बहुत ऐसे नेता हैं, ऐसे बहुत विधायक हैं जो कि लेते हैं जनता से, टैक्स ले लेकर के हमारे पैसे से। हम अगर माचिस खरीदते हैं, तीली खरीदते हैं, हम छोटी सी एक ये मार्कर खरीदे हैं, अगर ये 20 रुपए का मार्कर लिए, इसमें भी जीएसटी बिल लगा है। और ये छोड़ दीजिए, मैं एक दिन पेट्रोल भरवाया था, पेट्रोल पे देखा तो वहां जीएसटी, उसके अलावा बुक वगैरह खरीदे तो वहां भी जीएसटी। अगर कोई फॉर्म फिल करने गए तो वहां देखेंगे उसमें भी लिखा रहता है इतने रुपए जीएसटी। मतलब हर जगह टैक्स कट रहा है। और जब टैक्स कट रहा है तो टैक्स जाता कहां है, सरकार के खाते में जाता है। और सरकार के खाते में जाता है तो फिर अफसर जो है या कोई मंत्री मिनिस्टर है, उनको तनख्वाह कहां से मिलती है, वही खाते से। और वो खाता किसका है, मेरा है, वो उनका नहीं है जो वहां बैठे हैं, वो मेरा है। और जब मेरा है मतलब मेरे भाइयों का है, तो हमारे में से जब वो लेते हैं तो उनका कर्म भी बनता है, उनका कर्तव्य बनता है कि हमारी सेवा करें, ना कि खुद की करें। लेकिन करते क्या है, अपना पेट भरते हैं, अपनी हवेली बनवाते हैं। वो नहीं सोच पाते हम जनता के लिए बने तो जनता के लिए कुछ कार्य करें। अगर ईमानदारी की बात करें, 70 से 80% नेता ईमानदार हो जाए ना, तो भारत देश पुनः सोने की चिड़िया हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, ऐसा दिखता नहीं है। अभी नेताजी जब चुनाव में पर्चा भरते हैं तो उनके पास 10 लाख करोड़ की 10 लाख की संपत्ति होती, लेकिन जब अगले बार पर्चा भरने जाते हैं तो 10 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी होती है। कहां से आती प्रॉपर्टी, वो तो आधा दिखाते हैं, आधा तो छुपा लेते हैं, आधा तो मामी मौसी और फुआ के लड़के के नाम रहता है। तो देखिए क्या है ना कि यहां पे यही चल रहा है और ये चलता है। और यही जब आज देखा जाए, धीरे धीरे बहुत परिवर्तन आया है। जब समय बदला तो बहुत परिवर्तन आया। पहले तो जब आरटीआई वगैरह नहीं थी, बहुत सारी चीजें नहीं थी, वो किसी की बात हम नहीं जान सकते थे, क्या था, कुछ भी घोटाला कर डालो, कोई फर्क ही नहीं। लेकिन अब तो इतनी सुविधाएं, धीरे धीरे सरकार, चूंकि जो सुप्रीम पोस्ट पे बैठे हैं उनको भी लगता है, कुछ ईमानदार भी तो है ना, उन ईमानदार नेताओं को लगता है कि जनता के साथ गलत हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, नियम कानून में परिवर्तन ला रहे हैं, धीरे धीरे उसमें बदलाव ला रहे हैं। और बदलाव ला करके देश को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में ले जा रहे हैं। अभी देश कैसे जा रहा था कि नीचे जा रहा था, लेकिन देश को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं सतत हमारे नेता लोग। जो ईमानदार नेता है वो उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। कुछ उसमें चोट्टा नेता भी होते हैं जो क्या करते हैं, नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये हमेशा है कि सत्य की विजय होती है, सत्य की विजय सदैव हुई है। तो इसलिए जो गलत करना चाहते हैं, देश के साथ धोखा करना चाहते हैं, उनका मनसा क्या होगा, नाकाम होगा। नापाक मनसा हमेशा नाकाम होती है। इसलिए जो हमारे अच्छे नेता हैं वो देश को ऊपर ले जाना चाहते हैं, अच्छे शिक्षक हैं जो देश को ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो हमेशा हमारा देश ऊपर ही जाएगा। तो देखिए मित्रों, यहां क्या है, आपको ये याद होगा कि पहले आप बोलेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। आंदोलन जब करेंगे तो वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे। जब लोग इकट्ठा होंगे, उनको दोबारा भी बुलाना है, तो क्या करेंगे आप, तुरंत संघ बनाएंगे। क्या बना देंगे आप, तुरंत संघ बना देंगे।
अब हमें क्या होना चाहिए, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। हमें क्या हो जाना चाहिए मित्रों, संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब देखिए यहां क्या किए कि पहले हम बोले, जब हम बोले हमारी बात मुखर हुई तो हम आंदोलन के लिए आह्वान किए, तो बहुत सारे लोग यहां आंदोलन में, मेरे आंदोलन में भाग भी लिए। जब आंदोलन में आए तो वहां हम बोले, सभी भाइयों से चर्चा किए, भैया एक संघ बना ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तो हमारा संघ बन के तैयार होगा। जब संघ बन गया तो संघ के बाद क्या होगा, संघ एक जगह तो हमारा काम करेगा नहीं, हम पूरे देश में देश को सुधारना चाहते हैं ना, देश की स्थिति को ऊंचा करना चाहते हैं, इसलिए हमें संपूर्ण देश में क्या होगा, अपने बातों को फैलाना होगा। जैसे आप देखें कि जिस प्रकार से देश को आजाद कराने में हमारे जो रामप्रसाद बिस्मिल वगैरह बहुत सारे कह सकते हैं शहीद भाई थे, बहुत अच्छे अच्छे लीडर जो थे, वो क्या करते थे कि पत्र के माध्यम से, उस समय तो इतनी व्यवस्थाएं थी नहीं, फोन मोबाइल वगैरह विशेष थे नहीं, इसलिए पत्र वो छपवा छपवा के हर जगह भेजते थे। माना जाता तो हमारा देश 57 में ही आजाद होता, लेकिन नहीं हुआ। यही कारण था कि हमारे सारी व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पाए, हर जगह मेरा पत्र नहीं पहुंच पाया। तो आगे जाकर के 42 में भी नहीं, हम जाकर के 47 में आजाद हुए, 42 में भी आजाद हम हो जाते, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन, लेकिन हुआ क्या, नहीं, मेरा वो सफल नहीं हुआ, हम बाद में 47 में आजाद हुए। तो देखिए मित्रों वहां क्या रहा कि संघ हमारा मजबूत था, जो कांग्रेस उस समय थी मजबूत थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर के स्वतंत्रता के साथ लड़े। बाद में मुस्लिम लीग की मंशा बदली, वो देश के लिए दूसरा देश मांग की, ये बात अलग है, लेकिन मिलकर के साथ में वो थे। बाद में जब उनको लगा कि भाई हमें एक अलग, मोहम्मद अली जिन्ना की एक महत्वाकांक्षा थी, वो अलग देश चाहता था, तो बात की बातें जब कभी आएगी तो चर्चा करेंगे मित्रों। तो यहां संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब संघ जब बन गया तो हमें क्या चाहिए, अब हमें घूमने टहलने की बातें हैं, हम जाएंगे 4 जगहों पे जाएंगे, बताएंगे, भाई अपने गांव में तो बता लिए कि भैया ये सरकार ऐसी है, ये जो अंग्रेज शासन कर रहे हैं मेरे साथ, ये गलत कर रहे हैं, यहाँ गलत कर रहे हैं, ऐसे गलत कर रहे हैं, सब कुछ बताए। यहाँ के लोग मेरे समझ मेरे बातों में आ गए और मेरी बात मानने लगे, मुझे मानने लगे कि मैं नीरस और लीडर होंगे मेरे। तो भाई यहां से तो काम नहीं चलेगा ना, एक गांव से मुझे अगले गांव में भी जाना होगा। तो हमें क्या है कि एक गांव से दूसरे गांव आने जाने की जो है वो स्वतंत्रता ना होनी चाहिए। अगर एक गांव से दूसरे गांव आने जाने की स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी, सरकार ये बैन लगा दे भैया संघ बना सकते खूब बनाओ, लेकिन आप एक गांव से दूसरे गांव जा नहीं सकते, कैसे आपका प्रचार प्रसार होगा, कैसे आपका संघ मजबूत होगा, नहीं होगा। इसलिए क्या किए कि वो ये भी व्यवस्था बनाए कि आप संघ बनाइए, और संघ बनाने के बाद आबाद है आप क्या करिए, एक देश से एक जगह से दूसरे जगह जाइए। क्या कर दिए कि यहां स्पष्ट कर दिए, किसी भी क्षेत्र में, देश के लिखिएगा, देश के किसी भी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में क्या करना है, आवागमन, गमन की स्वतंत्रता। क्या कह रहे हैं, देश के किसी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। मतलब क्या है, पहला बोलना चाहिए, आपको बोलने का अधिकार मिल गया। जब आपको बोलने का अधिकार मिला तो आप क्या करने लगे, आंदोलन करने लगे, इकट्ठा होकर के शांतिपूर्ण ढंग से, बिना हथियार के। और आंदोलन के बाद आप संघ बना लिए। जब संघ बनाए तो अगला काम क्या हुआ कि देश में आप हर जगहों पे जा करके, घूम करके आप क्या कर रहे हैं कि वहां पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने उस संघ को क्या कर रहे हैं, मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसके बाद है आपका क्या आना चाहिए, डी हो गया। अब आपका क्या होना चाहिए, ई, आवागमन की आपको स्वतंत्रता मिल गई। तो जब स्वतंत्रता मिलती है तो फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, कहीं घूम तो लिए, घूमने के बाद आपको कुछ चाहिए। भाई घूमते ही तो नहीं रहेंगे, केवल आप घूमते ही नहीं रहेंगे, घूमने के बाद आपको कहीं स्थिर भी होना पड़ेगा। तो यहां क्या है, निवास की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, निवास की स्वतंत्रता। लेकिन 19 तक देखा जाए, 2019 तक देखा जाए ये तो स्वतंत्रता J&K में नहीं थी। जम्मू एंड कश्मीर जो है आपका, जम्मू कश्मीर में हमें निवास करने की स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन 2019 से 31 अक्टूबर 2019 से ये जो नियम आया, पारित हुआ कि भैया उसमें धारा 70 जब हटी, 370 हटी, 35 से हटा, तो वहां से क्या होता है कि हमें वहां रहने की, वहां जमीन वमीन खरीदने की व्यवस्थाएं हो गई।
तो हम वहां रह भी सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं कि 2019 के पहले निवास की स्वतंत्रता पूरे देश में थी, संपूर्ण देश में हम निवास कर सकते थे, लेकिन कहां नहीं कर सकते थे, जम्मू कश्मीर में। और वो क्या हुआ, 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में भी हम रह सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब वहां रह लेंगे तो रहने के बाद हमें क्या होगा, फिर क्या होगा, जैसे हम कहीं रह रहे हैं, रहेंगे तो एक चीज हम मानते हैं कि निवास कर लिए, मान एक देखिए हम बोलने का काम किए, शांतिपूर्ण आंदोलन किए, फिर संघ बनाए, फिर देश में कहीं आना जाना हुआ तो हम कहीं रुक गए। जब रुक गए तो अगला कदम क्या होगा, आदमी जब कहीं रुकता है तो वहां क्या होता है, भंडारण करता है। क्या करता है, भंडारण। और भंडारण किस चीज का करोगे, संपत्ति का। किसका करोगे, संपत्ति का। संपत्ति का आप क्या करेंगे, भंडारण। भंडारण करने का आपसे क्या है, संपत्ति आप अपने नाम रखेंगे, संपत्ति को खरीदेंगे, बेचेंगे, संपत्ति को अपने पास रखेंगे, ये सब अधिकार होने चाहिए। भाई जब वहां रहोगे, निवास करेंगे, हम मान लीजिए अपने गांव यहीं निवास कर रहे हैं, देवी बांध में हम निवास अपना स्थान बनाए। स्थान बनाने के लिए हम रोड पे तो नहीं रहेंगे निवास, भाई रोड के किनारे न रहना होगा कि गाड़ी आए चढ़ा के लेके चली जाए, तो इसलिए रोड के किनारे कहीं रहेंगे। और कहीं रहेंगे तो हमें चाहिए जगह रहने के लिए। भाई भाड़े पे कितने दिन रहेंगे, नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमें क्या चाहिए, जमीन। और जमीन चाहिए, संपत्ति। और संपत्ति याद रखिएगा, इसको समझाने के लिए बता रहा हूं, जरूरी ऐसा नहीं है कि हमें रहने के लिए जमीन ही चाहिए। बहुत लोग भाड़े पे रह रहे हैं और बहुत लोगों के पास कुछ नहीं है, फुटपाथ पे रह रहे हैं, बॉम्बे में जाके देखिए। तो यहाँ क्या है, संपत्ति का अधिकार। अगला जो स्टेप आया, 1 2 3 4 5 6, छठा जो रहा है आपका, संपत्ति का अधिकार। मतलब संपत्ति को खरीदना, संपत्ति को बेचना, संपत्ति को अपने पास रखना, ये सारे अधिकार कहां मिल रहे हैं, हमें मिल रहे हैं। ये अधिकार हमें आर्टिकल 19(6) के तहत या 19(F) के तहत। लेकिन होता क्या है कि यहां पर एक संविधान संशोधन करा जाता है। कौन सा संविधान संशोधन यहां किया जाएगा, 44वां। कौन सा संविधान संशोधन किया जाएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978। कौन सा किया जाएगा मित्रों, 44वां संविधान संशोधन। सीए लिख रहा हूं, याद रखिएगा, सीए का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो यहां क्या हो रहा है कि 44वें संविधान संशोधन से इसको हटा दिया जाता है। इसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और इसको संविधान के भाग, इसको क्या कर दिया जाता है, संविधान के अगले भाग में इसको जोड़ा जाता है। और कहां से ले जाया जाता है, संविधान के भाग 12 में। संविधान के भाग 12 में इसको ले जाकर के वहां रखा जाता है। और आर्टिकल एक 300 आर्टिकल है, आर्टिकल 300 है, इसको संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार था, इसको क्या बना दिया जाता है, कानूनी अधिकार बनाया जाता है। कौन सा अधिकार बनाया जाता है, कानूनी अधिकार। अब याद रखिएगा मित्रों, ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए भाई इस पर ज्यादा फोकस दे रहा हूं। संपत्ति का अधिकार आपसे पूछ लेगा किस भाग में है, तो आपको बताना है। अब नहीं है, ये 12 में गया, अब यहां नहीं है, ये तो गया 12 में। तो अब इस समय प्रेजेंट टाइम में कहां है, 12 में है। और ये 300A में है, कहां है, 300A में। तो संविधान का भाग जो ये 12 है, उसमें अब संपत्ति का अधिकार है वर्तमान समय में। पहले कहां था, ये पहले तो था 19(F) में, लेकिन अब कहां है, 300A में, भाग 12 में। और आर्टिकल 300A यहां कानून। और इसको बनाया क्या गया, पहले मौलिक अधिकार बनाया गया था, अब क्या बनाया गया, इसको कानूनी अधिकार। हाँ, ये है, जमीन मेरी है, लेकिन अगर सरकार चाहे कि जैसे कहीं रेलवे बनवाना है, कहीं उसको कुछ मान लीजिए एयरपोर्ट वगैरह बनवाना है, कुछ भी बनवाना है, देश के विकास के लिए कोई भी कार्य करने हैं, तो आपसे वो जमीन लेगी। और जमीन लेने के बदले आपको मुआवजा देगी, ऐसा नहीं है फ्री मिलेगी, मुआवजा देगी। लेकिन पहले क्या होता था, जब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, कोई व्यक्ति चाहता कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे, सरकार नहीं ले सकती थी। सरकार चाहे मोड़ पटक के मर जाए, लेकिन सरकार नहीं ले सकती थी। आप मान लीजिए कि या ऐसे ही मान लीजिए कि आपके जमीन में कुछ निकल जाए, जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थ निकल जाए, सोना चांदी का खदान निकल जाए, तो भैया जमीन आपकी है, आप खूब खोदो, खूब सोना बेचो, देश को आजाद करो। लेकिन अब क्या है कि भैया ये जब ऐसा कुछ पता चलेगा सरकार को, तुरंत सरकार वो जमीन आपसे ले लेगी, आपको उसके बदले मुआवजा देगी। और मुआवजा लेकर के आपको संतोष करना होगा और वहां से हटना होगा। तो क्यों, क्योंकि यह कानूनी अधिकार हो गया, मौलिक अधिकार नहीं रहा। मित्रों याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978, मोरारजी देसाई की सरकार थी उस समय,
ये भी पूछता है 44वें संविधान संशोधन के समय किसकी सरकार थी, तो आपको बताना है मोरारजी देसाई। इंदिरा गांधी 75 में लगाई थी, आपातकाल लगवाई थी, जो कि आपातकाल लगा, फखरुद्दीन अली अहमद साहब लगा दिए थे। और उसके बाद क्या होता है 70 में आखिरी में जाकर के चुनाव होता है 78 में। उसके बाद 78 में जब इनकी सरकार बनती है तो होता क्या है कि ये सरकार बनाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि ये वो 42वां संविधान संशोधन की थी इंदिरा गांधी। और बहुत लंबा, अगर देखा जाए संविधान का सबसे बड़ा संविधान संशोधन 42वां 1976, और वो सब संविधान को ही पलट दी थी, कह सकते हैं छोटा संविधान है। तो ये जब बने, सरकार इनकी बनी, तो ये उनके ज्यादातर नियमों को क्या कर दिए, उलट दिए। तो ये चीज याद रखिएगा। अब इसके आगे अगर हम चर्चा करें तो आपका आता है एफ के बाद EFG, क्या आएगा, जी। अब जी में क्या आया, देखिए जी में आना चाहिए जब आप संपत्ति रख लिए तो संपत्ति के बाद क्या करेंगे, संपत्ति का व्यापार करेंगे। क्या करेंगे, संपत्ति का व्यापार करेंगे। व्यापार, और व्यापार किस लिए किया जाता है, आजीविका के लिए। किस लिए किया जाता है, आजीविका के लिए। तो इसलिए यहां देखा जाए तो हमें किसकी स्वतंत्रता दी जा रही है, व्यापार एवं आजीविका की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता, व्यापार एवं आजीविका की। तो यहां मित्रों आपको बता दें, याद कैसे करेंगे, कौन सा किस आर्टिकल में है। पहली बात याद रखिएगा 19A में, 19 में, आर्टिकल 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का, पहले याद रखिए, ध्यान से सुनिए। हमें 19 के तहत, आर्टिकल 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। पहला स्वतंत्रता हमारे बोलने की थी, जब हम बोल चुके तो हम क्या कर सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियार के आंदोलन करेंगे। फिर तीसरी स्वतंत्रता हमारी क्या होगी, आंदोलन जब कर लिए तो संघ बनाएंगे। जब संघ हम बना लिए तो क्या करेंगे, संघ का प्रचार प्रसार करने का, मतलब हम आबाद घूमने का हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए, कहीं भी घूमे टहले, मतलब हमें घूमने की स्वतंत्रता। घूमने का आशय ये है विचरण करने का, एक जगह से दूसरे जगह जाने का। और उसके बाद अगला जब होना चाहिए, घूम चुके तो घूमने के बाद हम रुकेंगे भी, थकेंगे भैया रुकेंगे, निवास करने का हमें अधिकार होना चाहिए। और जब निवास कर लेंगे तो भैया निवास करने के बाद हमें क्या चाहिए कि और कुछ चाहिए ना, अगल बगल व्यवस्था करने के लिए, घर मिल गया तो द्वार चाहिए, द्वार मिल गया तो खेत चाहिए, तो हमें संपत्ति आनी चाहिए, संपत्ति का अधिकार हो गया। और जब संपत्ति का अधिकार हो गया उसके बाद हमारा काम क्या होना चाहिए, संपत्ति के बाद संपत्ति को हटाया गया, ध्यान रखिएगा किस आर्टिकल के तहत पूरा बता चुके हैं इसको कहानी। उसके बाद क्या है, उसका अगला होगा जब हम संपत्ति कमा लिए तो संपत्ति को और बढ़ाना चाहेंगे, और बढ़ेगी कैसे, व्यापार से। और साथ में ये भी है, संपत्ति हमारे पास बहुत है लेकिन हमारा आजीविका ही नहीं चल रहा, भोजन करने के लिए हमें चाहिए ना, केवल दाल चावल से काम नहीं चलेगा, नमक भी चाहिए, नमक आएगा मार्केट से। तो हमें क्या करना होगा कि संपत्ति से ही आजीविका क्या करेंगे, धान गेहूं ढेर सारा पैदा करके बेचेंगे और नमक चीनी जो भी जरूरत की चीजें खरीदेंगे। तो आजीविका के लिए, मतलब व्यापार एवं आजीविका के लिए हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए, याद रखिए मित्रों। और आई होप, मैं आशा करता हूं आपसे कि आपको ये सारी चीजें याद भी हो गई होंगी, ये सारी चीजें आपको याद हो गई। लेना हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं छोटा सा। उसके बाद फिर मैं अगला बताता हूं आपको।